जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके एवं अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो जब तक साथियों आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके और अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो आज की क्लास साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जीके तथा अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। जब आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। सबसे पहले हम अंग्रेजी के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद साथियों हम जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आप साथियों इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा। और लास्ट में आप साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूं और मुझे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो जब साथियों आप इस प्रकार से क्लास को देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ। तो साथियों यहाँ पे हमें क्या बताना, तो सिनोनिम्स बताना। और सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, तो पर्यायवाची होता है, जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताना है पैल्पेबल का। किसका बताना साथियों, तो पैल्पेबल का सिनोनिम्स बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं साथियों कि पैल्पेबल का मतलब होता क्या है। साथियों पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय। क्या होता है साथियों, स्पर्शनीय। स्पर्शनीय का मतलब साथियों जिसे छुआ जा सके, जिसको साथियों छुआ जा सके तो उसको हम कहते हैं स्पर्शनीय। यानी स्पर्शनीय होता है जिसे साथियों क्या, तो छुआ जा सके, यानी जिससे साथियों छू सकते हैं तो उसे हम पल्पेबल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी का सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन ए है अंडरस्टैंडेबल, ऑप्शन बी है फर्टाइल, ऑप्शन सी है पोवर्टी और ऑप्शन नंबर डी है एनओटी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्पेबल का अंडरस्टैंडेबल। क्या होगा साथियों, तो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। सीजीएल के एग्जाम में साथियों यह प्रश्न पूछा गया था। तो पल्पेबल का मतलब साथियों स्पर्शनीय होता है जिसे छुआ जा सके, और अंडरस्टैंडेबल इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉमन। यानी किसका हमें साथियों, तो सिनोनिम्स बताना है कॉमन का। तो कॉमन का मतलब क्या होता है साथियों, तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य। कॉमन का मतलब होता है साथियों सामान्य, जो दोनों रूप में हो। यानी तो कॉमन मीन्स सामान्य होता है। यदि साथियों हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इस प्रकार से अपने आंसर को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब साथियों पर्यायवाची होता है। यहाँ पे हमें कॉमन का बताना है, तो कॉमन का मीन्स होता है सामान्य। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल। साथियों इंडिविजुअल का मतलब साथियों सामान्य नहीं, इंडिविजुअल का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है साथियों, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है विशिष्ट होता है। और ऑप्शन नंबर बी है यूजुअल। तो साथियों यूजुअल का मतलब हो जाता है साथियों सामान्य। यूजुअल का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है। तो हमें इसका सिनोनिम्स बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यूजुअल मीन्स होता है साथियों सामान्य, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा था साथियों कॉमन का हमें सिनोनिम्स बताना था, तो कॉमन का सिनोनिम्स होता है यूजुअल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न की द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। साथियों यहाँ पे हमारे आंसर प्रश्न 4 पार्ट में डिवाइड हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एरर यानी त्रुटि है तो उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। व्हेन आई गॉट बैक टू द फ्लैट आई फाउंड दैट आई वाज लॉग्ड आउट। तो साथियों यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे व्हेन आई गॉट बैक टू द फ्लैट आई फाउंड दैट तो आई वाज लॉग्ड। तो यहाँ पे साथियों हमारा क्या होगा, लॉग्ड आउट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा लॉग्ड इन होगा। जब लॉग्ड इन होगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमें साथियों ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे देखने को मिला, तो आई वाज लॉग्ड आउट। तो आई वाज लॉग्ड आउट यहाँ पे साथियों इन होता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आई वाज लॉग्ड आउट। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अभी तक करते हुए हम टॉप 3 प्रश्नों को अपने कर लिए हैं। आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और हाँ साथ ही जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं।
और जो बच्चे साथियों पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। बस आप क्या करना, आप वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर देना। बाकी साथियों चैनल को सब्सक्राइब वही बच्चे करेंगे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, जो पढ़ाई में एकदम अब की बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वही बच्चे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हैवन गिवन एडियम आउट ऑफ क्वेश्चन। साथियों ये जैसे हिंदी में आता है प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में एडियम होता है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हैवन गिवन एडियम आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी हमें क्या बताएं साथियों, तो इनके बारे में एक शब्द बताएं। तो इन सभी का मतलब होता है साथियों द हेवन गिवन, इसका मतलब होता है साथियों क्या होता है, तो असंभव होता है। क्या होता है, तो असंभव होता है। क्या होता है, तो असंभव होता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे विशफुल, ऑप्शन बी आउटफुल, ऑप्शन सी इम्पॉसिबल और ऑप्शन नंबर डी हार्ड। तो देखिए साथियों जो यहाँ पे इम्पॉसिबल है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉसिबल का मतलब भी साथियों असंभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न की सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह है। इसके लिए भी साथियों में एक शब्द बताना। तो हमारा प्रश्न क्या है, वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, यानी वह कौन सा होता है जो पब्लिक के बीच में स्पीच देता है, यानी पब्लिक के बीच में जो भाषण देता है साथियों, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका एक शब्द निकलेगा साथियों, उसे कहते हैं जो पब्लिक के बीच में लेक्चर यानी भाषण देता है, तो उसे हम कहते हैं साथियों वक्ता। क्या कहते हैं साथियों, तो वक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑरेटर, ऑप्शन बी है लेक्चर। देखिए साथियों बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑरेटर और लेक्चर। ज़्यादा तो बच्चे लेक्चर पे टिक लगा के आएंगे, बट साथियों इसका आंसर लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर का मतलब होता है प्रवक्ता। क्या होता है साथियों, प्रवक्ता। जो अध्यापक होते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके विशेष उनमें रुचि होती है, जिनमें वो जानकारी रखते हैं, उन्हें हम लेक्चरर कहते हैं, यानी उन्हें हम प्रवक्ता कहते हैं। और जो वक्ता है साथियों जो पब्लिक के बीच में भाषण देता हो, जैसे नेता हो गया, कोई और व्यक्ति हो गया, तो ये सब वक्ता है। तो इनको क्या कहेंगे, हम ओरेटर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओरेटर। तो साथियों ऑरेटर इसका होगा, ना कि लेक्चर होगा। लेक्चरर साथियों प्रवक्ता को कहते हैं और ऑरेटर जो होते हैं वक्ता होते हैं। वक्ता जो पब्लिक के बीच में भाषण देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया होगा। प्रश्न साथियों सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे साथियों हमें इनकरेक्ट यानी एक गलत शब्द को देखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक शब्द यहाँ पे गलत है, तो वही हमको देखना है, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों एरोगेंट। पहले तो इनके हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि एरोगेंट का मतलब क्या होता है। साथियों एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है साथियों, एक मिनट सॉरी साथियों, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, तो एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी होता है। अपील का मतलब साथियों प्रार्थना होता है। क्या होता है, तो प्रार्थना होता है। और इमीडिएट की बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों तुरंत, यानी तुरंत तत्काल। और अटेंशन का मतलब होता है साथियों ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। तो देखिए यहाँ पे हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों एरोगेंट, तो यहाँ पे हमें मिस्टेक है साथियों। एरोगेंट यहाँ पे ARROGE के जगह पे ए होता तो हमारे सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न सेलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजेट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होता है द टीचर कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर। तो देखिए साथियों इसका क्या हो जाएगा, द टीचर कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर। तो इसका मतलब होगा साथियों समझना होता है। इस पूरे वाक्य का अर्थ हमें निकला साथियों समझना। तो समझना, तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, तो अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब ध्यान देना, नहीं समझना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर। तो अंडरस्टैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा। प्रश्न सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों क्या निकालना हमें यहाँ पे भी इनकरेक्ट वर्ड निकालना है। तो ऑप्शन ए
बी, सी, डी, चारों ऑप्शन एक ही प्रकार हैं साथियों, बट थोड़ा सा मिस्टेक है इनमें, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ऑप्शन ए है पाइन एप्पल, और ऑप्शन बी है पाइन एप्पल, और ऑप्शन नंबर सी है पाइन एप्पल, और ऑप्शन डी है पाइन एप्पल। तो देखिए साथियों, हमें यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं पाइन एप्पल। पाइन एप्पल का मतलब होता है साथियों पाइन एप्पल का मतलब होता है अनानास। क्या होता है? तो अनानास होता है साथियों पाइन एप्पल का मतलब। तो अनानास एक प्रकार का फल भी है। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो ऑप्शन ए पाइन एप्पल ये नहीं होगा साथियों। ऑप्शन बी पाइन एप्पल, यहाँ पे अगर ए ना होता तो ये सही हो जाता, बट ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे पाइन एप्पल, ये नहीं होगा साथियों, यहाँ पे डबल पी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी पाइन एप्पल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइन एप्पल, यहाँ पे सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वही बच्चे करेंगे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, बाकी अन्यथा आप मत करना। लेकिन हाँ साथियों, चैनल को शेयर और लाइक करना मत भूलेगा। जितने भी आपके दोस्त एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों के पास साथियों वीडियो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, प्रश्न की मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। यहाँ पे साथियों मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैवर सीन। तो यहाँ पे साथियों प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे टीचर नहीं, यहाँ पे टीचर्स होगा। क्या होगा? तो टीचर्स होगा। तो हमें कहाँ पे मिस्टेक है साथियों? तो द बेस्ट टीचर, यहाँ पे द बेस्ट टीचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे मिस्टेक है कहाँ पे साथियों? तो द बेस्ट टीचर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 10 दिखाई देगा। प्रश्न है साथियों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है साथियों विलोम। क्या होता है साथियों? तो विलोम होता है, हमें विलोम निकालना है किसका? तो बेड का। तो बेड का मतलब होता है साथियों बुरा। बुरा भी होता है, कहीं के पे इसको भद्दा भी कहते हैं। यानी बेड का मतलब साथियों बुरा या भद्दा होता है। तो हमें अब यहाँ पे इनका क्या निकालना है साथियों? तो विलोम निकालना है। तो देखिए इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है साथियों टर्मिनेट, ऑप्शन बी है डर्टी, ऑप्शन सी है बेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है लाइकली। बच्चे साथियों यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि लाइकली पे टिक करें या बेस्ट पे टिक करें। तो देखिए साथियों विलोम का मतलब हमेशा उल्टा होता है। तो बेड मीन्स होता है बुरा या भद्दा, तो साथियों बेस्ट मीन्स होता है अच्छा। तो बेस्ट मीन्स होता है साथियों अच्छा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेस्ट। बच्चे लाइकली करेंगे तो लाइकली का मतलब साथियों पसंद करना होता है। लाइकली का मीन्स होता है पसंद करना। तो यहाँ पे साथियों इसका बेड से कोई भी एंटोनिम्स का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बेस्ट इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारा साथियों जीके का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जीके की क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें भी जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे आपको साथियों जीके का पहला क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। प्रश्न की पृथ्वी एवं घड़ी के घंटे वाली सुई के कोणीय वेगों का अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी इसकी जीके और अंग्रेजी के विषय पे ही जाएगी। तो ऐसा आप मत दिमाग में सोच के चलिएगा कि जीके बहुत आसान पूछा जाएगा। जीके साथियों आपसे टफ भी पूछा जा सकता है और आसान भी पूछा जा सकता है। तो साथियों जीके का कोई तोड़ नहीं है, एमटीएस किसी भी प्रकार से आपको जीके पूछ सकता है। तो प्रश्न की पृथ्वी एवं घड़ी के घंटे वाली सुई के कोणियों के बीच साथियों कोणीय वेग का अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। तो पृथ्वी एवं घड़ी के जो घंटे वाली सुई होती है, घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है और पृथ्वी और फिर घंटे वाली जो सुई होती है, इन दोनों के बीच में साथियों सुई के कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन है अनुपात 1:24, ऑप्शन बी है 24:1, और ऑप्शन नंबर सी है 1:2, और ऑप्शन नंबर डी है 2:1। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। क्या होगा साथियों? तो 1:2 होगा। क्या होगा? तो 1:2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है साथियों। एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद अपने अंतिम सेकंड में अपनी कुल दूरी का 9/28वां भाग तय करती है। इसकी यात्रा का कुल समय होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद अपने अंतिम सेकंड में अपनी कुल दूरी का 9/28वां भाग तय करती है। यानी साथियों प्रश्न की एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद अपने अंतिम सेकंड में, कब? तो साथियों उसके लास्ट सेकंड में अपनी दूरी का कितना? तो साथियों 9/28वां भाग तय करती है। तो इसकी यात्रा का कुल समय होगा। तो कितना होगा साथियों? ऑप्शन ए 5 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड,
ऑप्शन सी 3 सेकंड और ऑप्शन नंबर डी 2 सेकंड। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों 5 सेकंड। कितना होगा साथियों, अपनी कुल दूरी का 9/28वां भाग तय करती है, तो यात्रा का में लगा कुल समय होगा साथियों इसका 5 सेकंड। कितना, तो 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया होगा साथियों। प्रश्न की इनमें से कौन अप्रत्यास्थ, यहाँ पे साथियों प्रत्यास्थ होगा, अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की इनमें से कौन अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो साथियों गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है साथियों अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया होगा। प्रश्न की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा। साथियों क्या होगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम कहाँ पे होगा। तो ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी है ध्रुवों पर, और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक जगहों पर। तो साथियों देखिए, जो गुरुत्वीय क्षेत्रों की तीव्रता का मान अधिकतम यह होता है साथियों कहाँ पे, तो ध्रुवों पे होता है। साथियों ध्रुवों पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अत्यधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, इसका लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके MTS, CGL, CHSL या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ साथियों एक बात और मैं आपसे बता दूं कि अभी तो साथियों हमारा MTS का ही क्लास चल रहा है, तो अभी जो GK वाला ये पोर्शन है हमारा, ये GD वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे SSC GD की तैयारी करें उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GK का जो सेक्शन है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है। तो GD वाले बच्चे भी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 ही दिखाई दिया है साथियों। 5 नंबर का प्रश्न है, बोला है कि बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का एक गिरना द्योतक है, यानी जो बैरोमीटर का पारा होता है इसके स्तंभ का एकाएक गिरना किसका उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आंधी, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी शुष्क मौसम, और ऑप्शन नंबर डी शीतलहर। तो जो बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का एकाएक गिरना ये साथियों आंधी का द्योतक है। किसका, तो साथियों आंधी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंधी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बस अब हम अपने क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पे आ ही चुके हैं, तो कमेंट में आप अपने आंसर को जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए जितने प्रश्न उनको भी फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की हाइड्रोलिक यंत्र इनमें से किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो हाइड्रोलिक यंत्र होता है ये किस पे आधारित होता है। ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी स्टोक का नियम, ऑप्शन नंबर डी है पास्कल का नियम। तो देखिए साथियों जो हाइड्रोलिक यंत्र होता है, इन चीज़ों को तो साथियों आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि हाइड्रोलिक यंत्र ये पास्कल के नियम पे आधारित है। किसके नियम पे, तो साथियों जो पास्कल का नियम होता है उस पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक यंत्र पास्कल के नियम पर आधारित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 7 है। साथियों प्रश्न नंबर 7 लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा सूर्य है। अब साथियों सूर्य है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो हमें इसका उत्तर टिक करना, बट अगर एग्जाम में पूछे तो सूर्य एक प्रकार का साथियों तारा भी है। क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा भी है साथियों, ये भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो सूर्य है ऑप्शन ए पूर्ण श्वेत पिंड, ऑप्शन बी पूर्ण कृष्ण पिंड, ऑप्शन सी दिन में श्वेत पिंड किंतु रात में पूर्ण कृष्ण पिंड, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से साथियों और ऑप्शन के हिसाब से हमें उत्तर टिक करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इग्नोर करके मत चलिएगा कोई भी प्रश्न को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रश्न हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं वही प्रश्न एग्जाम हॉल में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट साथियों यहाँ पे सूर्य है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों सूर्य पूर्णतः एक कृष्ण पिंड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों सूर्य एक पूर्णतः कृष्ण पिंड है, क्योंकि यह सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है साथियों, तो सभी तरंग दैर्ध्यों के किसके, तो साथियों तरंग दैर्ध्यों के विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इग्नोर करके मत चलेगा। सूर्य एक पूर्ण कृष्ण पिंड है। क्या है साथियों, तो पूर्ण कृष्ण पिंड है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न की किसी द्रव के दो बुलबुले
विभिन्न त्रिज्याओं के बनाए जाते हैं, उनके अंदर का दाब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, रोज़ की तरह से तो आज आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे। जिस तरह से आप पर डे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे थे उसकी अपेक्षा साथियों आज के प्रश्न थोड़ा टफ हैं। हम सोचे साथियों रोज़ एक ही लेवल का प्रश्न नहीं करवाएंगे, आज थोड़ा टफ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि किसी द्रव के दो बुलबुले विभिन्न त्रिज्याओं के बनाए जाते हैं, उनके अंदर का दाब क्या होगा। तो उनका दाब क्या होगा। ऑप्शन ए बड़े बुलबुले में अधिक होगा, ऑप्शन बी है छोटे बुलबुले में अधिक होगा, ऑप्शन सी है दोनों में बराबर होगा, और ऑप्शन नंबर है द्रव के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए साथियों, किसी द्रव में साथियों दो बुलबुले विभिन्न त्रिज्याओं के बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर का दाब क्या होगा। तो उनके अंदर का दाब साथियों छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले में अधिक होगा। क्या होगा साथियों, तो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, छोटे छोटे बुलबुले के रूप में अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की एक तरंग 2 सेकंड में 660 मीटर जाती है। एक तरंग साथियों वो 2 सेकंड में कितना जाती है, तो 660 मीटर जाती है। यदि तरंग की आवृत्ति 330 हर्ट्ज, कितनी साथियों, तो 330 हर्ट्ज है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो साथियों इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ऑप्शन ए 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो साथियों इसकी राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। क्या होगी साथियों, तो इसकी तरंग दैर्ध्य साथियों 1 मीटर होगी। 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रश्न को मैं कई बार करवा चुका हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है साथियों। अभी आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 10 बोला है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य में स्थित है। बच्चे क्या करेंगे, पाक नाम सुन के भारत और पाकिस्तान पे टिक लगा के चले आएंगे, बट साथियों ये ऑप्शन इसका गलत है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है, इसीलिए साथियों यह क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ये साथियों एयरफोर्स के ग्रुप वाई में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपकी एमटीएस में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न की पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो साथियों जहाँ पे पाक जल डमरू मध्य दिख जाए साथियों, या पाल्क जल संधि दिख जाए आपको, कहीं कहीं पे साथियों पाल्क जल संधि दे देता है, जल संधि आ जाता है लिख के एग्जाम में, और पाल्क लिख के आएगा साथियों, तो आप समझिएगा यही क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो पाल्क जल डमरू मध्य साथियों ये भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क जल डमरू मध्य पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में साथियों स्थान 7 नंबर पे है। इससे पहले जो देश हैं उनको याद करने की ट्रिक है साथियों, मेरा पेन साथियों सही नहीं चला, तो इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। रुक, चीन, अब, आ, भारत, ये इसकी ट्रिक है साथियों। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से हो गया साथियों रूस, क्या हो गया साथियों रूस। का से हो गया कनाडा। चीन से साथियों तो पता ही आपको चीन हो जाएगा। आ से साथियों हो गया क्या आपका, तो अमेरिका। आ से साथियों अमेरिका हो गया। बा से साथियों हो गया ब्राज़ील, हाँ साथियों ब्राज़ील हो गया। आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा साथियों, तो आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भा से आपको भारत पता चल गया। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका भारत आ गया। तो अपना भारत साथियों 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आई होप साथियों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। यह ट्रिक है साथियों रुक, चीन, अब, आ, भारत। इससे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों को निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं ये आता, मतलब मुझे तो यही अनुमान है साथियों कि आपसे बस यहीं तक पूछेगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, ऐसे अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो आप इस ट्रिक से आप उत्तर निकाल सकते हैं कि रुक, चीन, अब, आ, भारत, रूस, कनाडा, चाइना, उसके बाद में अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये इसकी ट्रिक थी साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12 है, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न की ईरान की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं टाइप हो गया पाया है, बट यहाँ पे जो इसका उत्तर है ये आपको इसी ऑप्शन में है।
तो ऑप्शन है सॉरी साथियों, प्रश्न ईरान की राजधानी पूछा है साथियों। तो ईरान की राजधानी होता है साथियों क्या, तो तेहरान। क्या है साथियों, तो तेहरान साथियों ईरान की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो तेहरान है यह ईरान के साथियों उत्तरी भाग में स्थित है। ईरान देश जो है उसका साथियों, ईरान देश के उत्तरी भाग में तेहरान स्थित है। तो ईरान की राजधानी तेहरान है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस प्रश्न यहीं तक थे साथियों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। 12 प्रश्न जीके के करवाए गए और 10 प्रश्न अंग्रेजी के, टोटल प्रश्न करवाए गए साथियों आपको 22 प्रश्न करवाए गए। इन 22 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। तो कमेंट में आप साथियों ज़रूर बताना क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में बताना। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथियों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वही बच्चे करेंगे जो पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हैं। वही बच्चे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल वाली क्लास भी आप देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साथियों चाहते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।